अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्या देखा? कोलिजन के बारे में हमने पढ़ा। कोलिजन क्या होता है और फिजिक्स में हम किसको बोलेंगे? कोलिजन। We have also discussed that if the two bodies are approaching towards each other, then how we can say that collision has done? What are the main factors responsible for collision? और हमने ये भी देखा कि इसके टाइप्स क्या है। इस पे टाइप्स कौन से थे? हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक हमने देखा, और हमने देखा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक भी देखा, इलास्टिक कोलिजन भी देखा और इन इलास्टिक कोलिजन भी देखा। फिर हमने बोला कि हाउ वी कैन से दैट this collision is elastic and how we can say that this is inelastic. If the collision has done and the bodies which are taking part in the collision, if their kinetic energy remains conserved, if their kinetic energy remains conserved, that means if the two bodies are taking part in collision, if the two bodies are approaching towards each other, this is moving towards this and this is moving towards this, and if collision has done, then it is only called elastic collision if the kinetic energy remains conserved. That means kinetic energy of the bodies before collision remains the same as the kinetic energy of the bodies after collision. There is no loss in kinetic energy. Kinetic energy remains conserved. And in elastic collision फिर किसको बोलेंगे? In elastic collision is that collision in which kinetic energy does not remain conserved. There is loss in kinetic energy. Loss in kinetic energy occurs. Kinetic energy सेम नहीं रहती। अब अगर हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जब कंजर्व रहेगी, फुल्ली कंजर्व रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर टोटल लॉस होगी इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी पहले थी वो पूरी खत्म हो जाएगी, हम बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। बट द कोलिजन्स व्हिच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, they are neither perfectly elastic collisions nor inelastic collisions. जितने भी हम देखते हैं collisions डे टू डे लाइफ में, जो collisions होते हैं अक्सर मैक्सिमम जो उनमें होते हैं वो ना ही परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। नाउ हाउ वी कैन से दैट, how we can say that which types of collisions are this? These are actually the intermediate between perfectly elastic and perfectly inelastic collisions. So we call them as semi-elastic collisions, as semi-elastic collisions. Semi-elastic collisions are those collisions which are neither perfectly elastic collision nor perfectly inelastic collision. And the quantity or the term which actually gives us the
which gives us the degree of elasticity. जो एक टर्म है जो हमें देता है, हमें दिखाता है कि अगर ये कोलिजन हुआ इसमें कितनी इलास्टिसिटी है, ये कितनी डिग्रीज का इलास्टिसिटी हो रहा है इसमें कितनी इलास्टिसिटी है और इसमें कितनी इन इलास्टिसिटी है। वो कौन हमें दिखाएगा? वो हमें दिखाएगा ये जो हमें आज पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यही वो वैल्यू है जो हमें दिखाएगा क्या कि अगर कोई कोलिजन हुआ उसमें कितनी इलास्टिसिटी है और कितनी इन इलास्टिसिटी, कितना वो इलास्टिक है और कितना वो इन इलास्टिक है। दैट मीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, और ये हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम डिफाइन करेंगे क्या? रेशियो, किसका रेशियो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो कोलिजन होगा दो बॉडीज के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर ये दो बॉडीज है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये कोलिजन होगा, तो उसके बाद कोलिजन हुआ, ठीक, और उसके बाद ये अलग अलग हुए फिर से। अब ये भी किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ये भी किसी की वेलोसिटी के साथ चल रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दैट मीन्स जो वेलोसिटी है, या हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी किसकी? ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की। सेपरेशन कहां पर हो रही है? यहां पर, आफ्टर कोलिजन। Relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. That means जो relative velocity होगी जिससे ये दूर दूर जा रहे हैं after collision, collision के बाद, और डिवाइड क्या करना है? डिवाइड करना है जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन बॉडीज की बिफोर कोलिजन, जिससे ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विच आर अप्रोचिंग। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम बोलेंगे, और यहां पर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फिर क्या हम देखेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक। With these velocities, they are approaching towards each other, and then collision occurs. After collision, when they exert forces on each other, after that, the two bodies are separating from each other, and the relative velocity with which they are separating, which is denoted by, the velocities are denoted by, this is v1 and v2. That means the relative velocity with which the two bodies are separating is v1 minus v2. रिलेटिव वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे? अगर ये आपस में अप्रोच हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हम किसको बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी किसको हम बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी हम बोलेंगे दिस माइनस दिस, इसी तरह से दिस माइनस दिस, ठीक। तो हम देखेंगे इधर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस है वो हम डिनोट करते हैं किससे? ई से। इज इक्वल टू जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग की रिलेटिव वेलोसिटी है, वो है u1 और u2, और जो वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन की है वो है V1 और V2। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हम लेंगे, हम लेंगे, कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल ये है V1 ये है V2, हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। तो हम अगर ये बड़ा होगा तो V1 माइनस V2, अगर ये बड़ा होगा तो V2 माइनस V1। हम कंसिडर करेंगे V2 बड़ा है तो हम लेंगे V2 माइनस V1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या है, U1 और U2। रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है तो U1 माइनस U2। ठीक। और हाँ, आपको ये नहीं देखना है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे की तरफ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है, ये भी इसी तरफ जा रहा है, ये भी इसी तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर हम ये A लेंगे और ये B लेंगे तो A की वेलोसिटी ज्यादा होगी, B की वेलोसिटी कम होगी। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी कम है, तो इनमें कोलिजन तो होगा ना, इसमें कोलिजन होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इससे टकराएगा, ये जल्दी आएगा और इससे टकराएगा। उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कोलिजन के बाद। तो अप्रोच हो गया इसमें भी, अप्रोच हो गया इसमें भी, चाहे डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ हो, चाहे डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो हम बोलेंगे, आपको ये नहीं दिमाग में रखना है कि हर टाइम ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस किसके बराबर होता है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। इसका भी लिया हमने रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी भी ली रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर E होगा, जब E होगा क्या होगा, 0। जब E बनेगा 0 तो उस टाइम हम बोलेंगे ये है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। अगर E 0 हमें निकला तो उस टाइम पर हम बोलेंगे फिर क्या है, कौन सा कोलिजन है ये, फिर है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर E हमें निकला 1 तो हम बोलेंगे ये क्या है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स, और अगर E हमें निकला इन बिटवीन 0 एंड 1 तो उसका मतलब इसका जो कोलिजन है ना ही वो परफेक्टली इनइलास्टिक है ना ही वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो क्या है फिर सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो हम बोलेंगे, तो सेमी इलास्टिक क्या मतलब है कि उसमें ना ही काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है और ना ही काइनेटिक एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, उसमें चेंज आएगी, काइनेटिक एनर्जी में आएगी चेंज, लेकिन फिर भी वो मोशन में ही रहेगा, फिर भी वो मोशन में ही रहेगा। तो हम बोलेंगे जो E है फिर ये वेरी करता है, इसका वैल्यू जो होता है वो वेरी करता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। जो E है E का वैल्यू रहता है फिर 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। दैट मीन्स ये कैसे आप देखोगे, इसका मतलब क्या होता है, जो E है E इज ग्रेटर देन 0, E इज ग्रेटर देन 0 एंड, या हम बोलेंगे इसका मतलब E जो होता है
इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। किसके लिए? जो सेमी इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इसके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बगैर जो होंगे उनका वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 से लेकर लेस देन 1 तक। मगर अगर हम लेंगे ये भी, टोटल में ई का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, तो ई का वैल्यू क्या है? ई इज जो सेमी इलास्टिक कोलिजन होते हैं अदर देन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, इनके बगैर जो कोलिजन होते हैं उनमें ई का वैल्यू होता है ई इज ग्रेटर देन 0 एंड ई इज लेस देन 1। दैट मीन्स ई का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 0 से लेकर लेस देन 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, लेकिन 0 और 1 नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेंगे ये भी कंसिडरेशन में, हम देखेंगे टोटल वैल्यू किसका? ई का। टोटल सारे कोलिजन में इसका वैल्यू कितना होगा, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो या सेमी इलास्टिक हो, तो हम फिर देखेंगे ई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 1। ये इससे बराबर और ग्रेटर देन होगा और ई इसके बराबर और लेस देन होगा। आया आपको समझ? तो ये था ई का वैल्यू। तो आज हम देखेंगे इतना। और दूसरी बात, जो कोलिजन हम देखते हैं इनमें हम कंसिडर करते हैं फोर्सेस कौन से? जो सिर्फ ये एक दूसरे के ऊपर विच दे अप्लाई ऑन ईच अदर। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो ना ही हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और हम कंसिडर करते हैं इसमें मास जो है वो भी कंजर्व रहता है। मास रहता है, मास भी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो और फ्रिक्शन वगैरह वो भी हम लेते हैं, कंसिडर में नहीं लेते, हम लेते करते हैं वो नेग्लिजिबल, हम लेते हैं ये फ्रिक्शन लेस है। तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं किस पर? क्योंकि अगर हम सब कुछ लेंगे तो हमें ये डिफिकल्ट होगा देखने में कि ये फोर्सेस कैसे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। हम इस टाइम क्या करते हैं? हम सब कुछ इस टाइम नेग्लेक्ट करते हैं। इसके बगैर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, हम वो नेग्लेक्ट करेंगे। हम सिर्फ कंसिडरेशन में लेंगे कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है और वो वाला इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है। तो आज के लिए तो इतना ही। अगले लेक्चर में हम अब डिराइवेशन निकालेंगे कि अगर ये 0 है, E इज इक्वल टू 0 या E इज इक्वल टू 1 निकला हमें यहाँ पर, तो ये कैसे निकलेगा। तो इसकी डिराइवेशन निकालनी है, तो वो हम निकालेंगे अब अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।